हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में लेक्चर 7 को देखेंगे और इस लेक्चर के अंदर क्या देखने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के अंदर इसके डिसाइडिंग फैक्टर, डिपेंडिंग फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड के फैक्टर अफेक्टिंग केस देखेंगे और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, सॉल्युबिलिटी। तो देखें सॉल्युबिलिटी, हेडिंग डाल लें मेरे साथ, आप कॉपी पेन लेके चलें, कॉपी पेन लेके बैठें और उसको लिखते रहें, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप मेरे साथ लिखते चलें। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent to form saturated solution at a given temperature, या इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। देखें, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 gram of solvent at specific temperature। क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, या यूं बोले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पर अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकें, 100 ग्राम यहाँ मैंने फिक्स अमाउंट एक लिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में केवल ये लिखा है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितने, क्योंकि हर किसी की सॉल्युबिलिटी डिफर होगी, ठीक है। और कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर कितना डिसॉल्व हो रहा है डिपेंड करता है उनके नेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, हम लोगों ने यहाँ पे एक ऊपर वाली डेफिनेशन में एक बात की है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a given amount of solvent to form a saturated solution at a given temperature। तो आप समझ रहे, सैचुरेटेड का मतलब है no more solute can be dissolved, ठीक है ना। तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो उसके अंदर डिसॉल्व कराएंगे। अब एक समय ऐसा आता है कि कोई भी सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो फिर वो सैचुरेटेड हो चुका है। अब एक्स्ट्रा अमाउंट अगर ऐड कराने के लिए आपको टेम्परेचर कुछ ना कुछ इंक्रीज करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के नेचर पर, ठीक है। इसके साथ साथ टेम्परेचर पर, इसके साथ साथ प्रेशर पर, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग
फैक्टर हैं। बात आती है कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, कौन कौन फैक्टर ऐसे हैं जो उसको डिसाइड करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे डिसाइडिंग फैक्टर फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो देखें डिसाइडिंग फैक्टर कौन है। सबसे पहला फैक्टर, और ये सभी फैक्टर जो हैं आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ रखे हैं। जैसे पहला फैक्टर है आपका लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा लैटिस एच, या यूं भी बोल सकते हैं डेल्टा एच लैटिस। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप लैटिस कंप्लीट लिखें, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। स्पेसिफिक है तो नॉट वर्ड यूज करते थे, ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था और केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। लैटिस एनर्जी क्या होती है आप लोग जानते हैं, इसको मेरे साथ लिखते चलिए। इट इज डिफाइंड एज द energy, it is defined as the energy required to separate 1 mole of crystal lattice into its constituent particles। ध्यान रखना कि किसी भी एक मोल क्रिस्टल को हम लोग ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेपरेट आउट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है। किसी भी बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड, आपको देनी पड़ती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक मोल क्रिस्टल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेपरेट आउट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है अपने पास, सेकेंड डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, आप इसको ही पढ़ चुके हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, इसको भी हमारे लिखते चलिए आप लोग। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वहां रिक्वायर्ड होती है, यहां रिलीज होती है। रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयंस अंडरगो हाइड्रेशन। क्या मतलब हुआ, It is defined as the amount of energy released when 1 mole of ions undergo hydration, या यूं बोलें it is defined as the amount of energy released when 1 mole of ions get hydrated। मतलब कि 1 मोल आयन जो हैं वो हाइड्रेटेड हो जाएं। हाइड्रेटेड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जब कोई भी चीज़ क्या होता है, कोई भी आयन्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड जब बनता है, जब वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि वो आपस में कोलाइड करेंगे और किसी की कॉलिजन के दौरान में अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी होती है, रिलीज। तो जोड़ने के दौरान जैसे मैं कहीं दौड़ के जा रहा हूँ, क्या करूँ, कोई आ गया बीच में और मैं कहीं टकरा गया इधर उधर देखने पर, तो हम लोग क्या थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, मतलब वहां से हमारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जितना कम एनर्जी होगी, जितना एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी उतना आप स्टेबल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि आयंस को कंबाइन करा के
एक मोल कंपाउंड को फॉर्म अगर करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब वो कंपाउंड कैसा हो जाना चाहिए, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब है कि सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड आप समझते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर हैं, और पहला मैंने क्या बोला, लैटिस एनर्जी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल ऑफ क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयंस गेट हाइड्रेटेड, और क्या बोल सकते हैं, वन मोल ऑफ आयंस अंडरगो हाइड्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है और यहाँ एनर्जी रिलीज्ड है, इन वर्ड पे ध्यान देना। तीसरा डिसाइडिंग फैक्टर और होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग पहले चैप्टर में 11th क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ के आते, क्योंकि अभी मैं इनके बारे में केवल डेफिनेशन दे रहा हूँ, फिर इनका महत्व तो समझाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी में इनका क्या वर्क है। टेम्परेचर के बारे में बताएं तो आप जानते हो कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस, या डिग्री ऑफ बोल दो या इंटेंसिटी ऑफ बोल दो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of a substance is called temperature। किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होती है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या सबस्टेंस, ठीक है। तो हमने इन तीनों की डेफिनेशन को पढ़ा। अब बात है ध्यान रखने की, वो आप एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचो कि हम लोग, या आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रफ करके दोबारा समझा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, उधर आप सबको दिखाई दे रहा है, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग जैसे कि हमने बात की सॉल्युबिलिटी की, उसके डिसाइडिंग फैक्टर की, तो डिसाइडिंग फैक्टर में थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को, अभी मैंने कहा था थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है और इसमें मैंने कुछ अमाउंट सॉल्यूशन, ये है मेरे पास कोई सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सीधी सी बात है कुछ तो सॉल्यूट ऐसे होंगे इसमें जो डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अगर ये सैचुरेटेड है तो इसके एक्स्ट्रा अमाउंट में, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि सॉल्यूशन है और ये मैंने कोई सॉल्वेंट लिया, सपोज करो मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया। अब 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैंने आपसे कहा कि केवल 20 ग्राम सॉल्यूट NaCl डिसॉल्व हो सकता है। मैक्सिमम जो एक्सटेंट है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, वो NaCl कितना डिसॉल्व होने की है, 20 ग्राम। और 20 ग्राम मैंने डिसॉल्व करा दिया, ये डिसॉल्यूशन हुआ, तो उसमें क्या है, अगर सपोज करो मैंने एक्स्ट्रा 2 ग्राम एक्स्ट्रा मैंने सॉल्यूट को लिया, तो ये 2 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्या होंगे, ये नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे, ये नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे। पर आप सोचने की कोशिश कीजिए कि जो सेटल डाउन है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में कलेक्शन बनाए बैठा है सेटल नीचे, तो क्या होगा, वो सरफेस वाले जो होंगे वो रिजॉल्व होने की कोशिश करेंगे। भाई सीधी सी बात है, क्लास में अगर मान लो 30 बच्चे बैठ सकते हैं, मेरे पास 10 बेंचें हैं, 4 फुट की बेंच है, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 30 बच्चे। अब कोशिश ऐसा हुआ कि 5 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या होगा कि जगह कैपेसिटी तो 30 ही बच्चों की है, पर मैंने क्या किया, अब उन 5 बच्चों को बैठालना है, तो वो अपने आप एडजस्ट कर रहे हैं, मेरी क्लास लगातार चल रही है, डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। तो क्या हुआ, कोई 5 बच्चे में से 2 बच्चे किसी बेंच के उठे, जो खड़े थे वो बैठ गए, जो बैठे थे उनमें से खड़े होते गए, कुछ समय बाद खड़े हुए बैठते गए, तो कैपेसिटी तो 30 ही बच्चों की रही ना बेंचों पे। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि जो डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सेटल डाउन अगर होंगे, तो जो सेटल डाउन है वो अगर एक
दो पार्टिकल सेटल डाउन होते तो 2 पार्टिकल्स में डिसॉल्व होंगे। सिंपल सी चीज है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना सेटल डाउन होगा उतना ये डिसॉल्व होगा। इसका मतलब एक चीज है कि एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, आपको पढ़ चुके इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। इस वजह से क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन रिवर्सिबल रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ डिसॉल्यूशन किसके रिवर्सिबल होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो इस चीज को ध्यान देना। देखो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हैं वो किस फॉर्म में आना स्टार्ट होंगे, नीचे सेटल डाउन होंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो क्रिस्टल को फॉर्म करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड, प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है डिसॉल्यूशन का, वो समझ लें। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a solvent to form a solution, this process, the process in which the amount of the process in which the process in which amount of solute dissolve in a solvent to form a solution, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है और क्या फॉर्म करता है, सॉल्यूशन, तो दैट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम, मतलब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिस रेट से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगी उसी रेट से डिसॉल्यूशन प्रोसेस होगी, ठीक है। तो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात और कर लेते हैं, जो भी मैंने डिसाइडिंग फैक्टर के बारे में बताया था, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और टेम्परेचर। तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सॉल्युबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो ध्यान रखना कि जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी, वो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट उतना ही मैक्सिमम होगा। सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉल्यूट की वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्या मतलब है, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी and more is the value of hydration enthalpy, then solubility of solute will increase, तो ध्यान रखना। ऐसा क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी में हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड करते थे, जिससे एक मोल क्रिस्टल आयंस में क्या होता था, सेपरेट आउट होता था, जबकि हाइड्रेशन में वो एक मोल आयन एक मोल कंपाउंड को क्या करता था, हाइड्रेट करता था। तो हाइड्रेट करेगा मतलब डिसॉल्यूशन पावर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है जब लैटिस एनर्जी एंथैल्पी, जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से स्मॉलर होगी तो सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, और एंड वाइस वर्सा। अगर इसकी वैल्यू हम कम कर दें और लैटिस एनर्जी की ज्यादा कर दें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक, ये बात आप ध्यान रखना। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे solubility of solid in liquid, इसकी मैं बात कर रहा हूं, solubility of a solid in liquid। तो ध्यान रखना बेटा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर नेचर के होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर के अंदर वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो आयनाइज हो सकते हैं उसके अंदर। और जो मेरे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं
वो पोलर सॉल्वेंट की जगह पे अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेके चलूं तो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है, मेरे साथ आप लिख लीजिए, समझ लीजिए कि आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent such as water because they ionize in aqueous solution। और दूसरी बात ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे कौन कौन से सॉल्यूट, KNO3 है ना, NaCl, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट एंड ETC। तो ये सभी पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स आर insoluble in non-polar solvent such as, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते सभी नॉन पोलर नेचर के होते, सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथाइल एल्कोहल, ईथर, एसेट्रा, because they do not ionize, because they do not ionize in aqueous solution। इस चीज को समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर ले रहा हूं, नेफ्थलीन आप जानते हैं, 2 बेंजीन रिंग कंबाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, और एंथ्रासीन, ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। अब बात आई ऐसे सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाएं, जो डिसॉल्व ना हो। सबसे अच्छा तरीका इनको ध्यान रखने का, एक चीज़ बेहतरीन मैं बता रहा हूँ, लाइक डिसॉल्व लाइक, सब कहानी ख़त्म, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये इस बात को आपने अगर ध्यान दिया तो सब बात इतनी ख़त्म। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे छोटे पढ़ते थे ना, लाइक फादर लाइक सन, वैसे यहाँ पे ध्यान रखो लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब क्या है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट किस नेचर का है, पोलर नेचर का है, ठीक है, और सॉल्वेंट भी अगर कैसा है, पोलर है, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर नेचर का है तो सॉल्वेंट भी अगर नॉन पोलर नेचर का है तो भी ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब समझ गए, जिस नेचर का सॉल्यूट है अगर उसी नेचर का सॉल्वेंट है तो वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्यूशन होगा। नॉन पोलर नेचर है तो होगा। और अब यहीं से अगर मैं कहूँ आपसे कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट में कोई एक पोलर है और एक उसमें से नॉन पोलर है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट पोलर है कि नॉन सॉल्वेंट पोलर, तो अब बताइए क्या डिसॉल्व उसमें सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? तो आप यहाँ पे कहेंगे ये इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। मतलब पूरी कहानी आ गई कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर
और अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, while the ionic compounds are insoluble in non-polar solvent. Got it? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, like dissolve like, मतलब कि जो डिजॉल्व होने वाला है, जिसको हम डिजॉल्व करा रहे हैं और जिसमें डिजॉल्व करा रहे हैं, अगर वो एक ही नेचर के हैं तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं और यहाँ पे मैं आपसे बात करूं, सपोज करो कि मैंने कहा जैसे NaCl है। अब NaCl आप लोग जानते हो कि वाटर के अंदर अगर मैं NaCl को डिज़ोल्व कराता हूँ, ठीक है, तो ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि NaCl जब डिसोसिएट होता है, जब हम लोग लैटिस एनर्जी का यूज करेंगे, तो जो लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक मोल कंपाउंड को उसके आयंस में डिसोसिएट करना पड़ता है, तो अभी ये गैसियस नेचर के हैं, आइसोलेट कर दिया हमने, तो लैटिस एनर्जी के द्वारा क्या किया, इसके एक मोल कंपाउंड्स को आयंस में डिसोसिएट करा दिया। और फर्दर अगर इनको वाटर मॉलिक्यूल्स में हम लोग ऐड कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व कराते हैं, तो अब ये जो है ये एक्वस नेचर के हो जाते हैं, एक्वस आयन हो जाते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दें कि यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि अब इनके सराउंडिंग में क्या आ चुका है, वाटर मॉलिक्यूल। तो बात आई कि ये चीज़ इतनी आसानी से डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, जबकि इनमें से ये इनके अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्यूट होता है वो पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर के अंदर क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे NaCl देखो होने की वजह क्या है। यहाँ पे अगर मैं NaCl की बात करूँ तो जो Na+ है और ये Cl- है, इस चीज़ का ध्यान दें। तो यहाँ पे Na+ और जैसे मैं इसके सराउंडिंग में अगर वाटर मॉलिक्यूल लें, तो वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या होता है, H2O। यहाँ पे ये पार्सली नेगेटिव चार्ज आता है इस पे, और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। जबकि NaCl के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और आयनिक बॉन्ड सबसे स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या है कि ये तो दोनों पहले से ही अपोजिट चार्ज के थे, अपोजिट चार्ज के होने के बाद ये कैसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनको अलग करने के लिए कोई ना कोई अपोजिट चार्ज ही इनके पास आएगा, तभी ये उसको छोड़कर दूसरे अट्रैक्ट कर सकता, अदरवाइज तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं। अगर मैं कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनके बीच में ले आऊं तो क्या ये अपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे भाई, कोई आया उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो NaCl होता है इसमें क्या है, देखें, जो ये मैंने लिया वाटर, समझना बात को, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिया, ये क्लस्टर बना के तैयार कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लस्टर। इसी तरीके से मैंने यहां लिया, अब पार्शियल 2 नेगेटिव दिखा दो या पार्शियल नेगेटिव दिखा दो, ठीक है ना, यहां पे इसी तरीके से मैंने यहां लिया, इसी तरीके से मैंने यहां लिया, ठीक है, इसी तरीके पार्शियल, वैसे आप 2- कर लें, ये पार्शियल नेगेटिव रखो। एक्चुअली ये तो आप जानते हो ना कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल 2- भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो अब आप मेरे को बताइए जल्दी से, नेगेटिवली चार्ज का है, केवल ये दिखा रहे हैं, वैसे 2 नेगेटिव चार्ज है, आप लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, पार्शियली नेगेटिव है ये। अब मेरे को आप बताइए यहाँ पे कि होने वाला क्या है एक्चुअल में। अब इतने से ही मैं समझ ले रहा हूँ क्लस्टर को, कि यहाँ पे जो ये सोडियम है ये किससे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, तो ये एनायन से ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है वो कैटायन और ये एनायन है, ये इसके साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लस्टर। क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लस्टर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कैसे ये डिसॉल्व होते हैं ये आपको दिख गया। ये NaCl को वाटर में डिसॉल्व कराया था, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व क्यों होता है, इस तरीके से आप समझ चुके हैं,
ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो NaCl होता है वो पोलर नेचर का होता है, और पोलर नेचर का होना, और वाटर भी कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जिस नेचर का सॉल्यूट उसी नेचर का अगर सॉल्वेंट है तो वो ईजी वे में क्या हो सकता है, उसके अंदर सॉल्युबल होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी, जब हम देखते हैं सॉलिड की लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड कैसी होगी, अगर डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर डिसॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉलिड की लिक्विड में वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। वही यहाँ पे लिख दिया गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ डिसॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक, वेयर एज इफ डिसॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है वो समझ लें आप एक बार जल्दी से, कि अगर मैंने कोई रिएक्शन ली A प्लस B प्लस हीट, या मैंने ऐसे ले लिया रिएक्टेंट से ये क्या बना रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बनाया, और अगर मुझे एंडोथर्मिक दिखाना है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट ये क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो ऑब्वियसली लीच-रैटनर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी in case of endothermic reaction, in case of endothermic reaction, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दें। और अगर मैं बात करूं इसी जगह पे कि A से B बनाया और यहाँ पे क्या किया, अब हीट यहाँ पे लिखा, तो ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, मतलब लिबरेट हुई होगी। तो अगर हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव। अगर यहाँ से लिबरेट हो रही है, अगर हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, डिक्रीज। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, ध्यान रखना एक्सोथर्मिक, तो यूं बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, व्हाइल एक्सोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब सिंपल चीज है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट in a liquid solvent is increases when the temperature is increased, या यूं बोल दें the solubility of a solid in a liquid is increases with temperature, ठीक है, when dissolution is endothermic. When dissolution is exothermic then the solubility of a solid in a liquid is decreases with increase in temperature. एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। आप इस तरीके से देख लीजिए कि अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, शुगर क्या होता है सॉलिड, और लिक्विड अगर मैंने वाटर ले लूँ तो शुगर सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसमें क्या किया मैंने, अगर चीनी को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया तो ध्यान दीजिए आप कि क्या होगा, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट एनर्जी कैसी होगी, एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट एनर्जी तो उस समय सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हीट एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट कर दी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि वो उसके अंदर कम सॉल्युबल हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। अब मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ध्यान देना। जब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड की बात की जाए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, मैंने यहाँ पढ़ रहा हूँ सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। इस केस में
एक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, उस केस में अलग होगा प्रेशर का इफेक्ट। पर यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का अपना कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों कैसे होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। भाई लिखा प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड because solids and liquids are highly incompressible and remain unchanged by a effect of pressure। प्रेशर का कोई अपना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, कब? जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों कैसे होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो उससे वो कंप्रेस होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन केस ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके लिए मैं बात ही ना करूँ, आपको मैं बता चुका हूँ अभी पीछे, लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये अपना फंडा ना यहाँ पे काम कर रहा है। देखें, मैंने लिखा जनरली अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड व्हिच इज केमिकली सिमिलर टू इट, दिस इंप्लाइज दैट पोलर कंपाउंड्स लाइक NaCl, यूरिया डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर। मतलब कि जो सॉलिड है अगर वो पोलर नेचर का है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि वो केमिकली तौर पे कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ध्यान रखना, पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक से ये बात हम क्लियर कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप पूरे का, मैं रफ करने जा रहा हूं। ओके, देखें अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अभी हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादातर सभी गैसेस जो होती हैं वाटर में क्या होती हैं, डिफरेंट एक्सटेंट में सॉल्युबल होती हैं। डिफरेंट एक्सटेंट का मतलब होता है कि कुछ गैस ज़्यादा सॉल्युबल होंगी और कुछ गैस कम सॉल्युबल होंगी, मतलब अलग अलग मायने में सॉल्युबल होती हैं। सबकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिफर होती है। और जिस तरीके से हम देखते हैं एक्वेटिक जो स्पेसीज होते हैं, जैसे आप सी वाटर की बात कर लें या लेक की बात कर लें या रिवर की बात करें, तो इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम लोग एक्वेटिक स्पेसीज बोलते हैं। वो इसमें जीवित रहते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें एयर में प्रेजेंट जो O2 होती है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। और कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे इथाइल अल्कोहल बेंजीन में भी डिसॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड का मतलब हम लोग क्या लिख के आएंगे पेपर में कि ऑलमोस्ट ऑल गैसेज आर सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट, ऑलमोस्ट ऑल गैसेज आर सॉल्युबल इन अ वाटर थ्रू द डिफरेंट एक्सटेंट। This existence, the aquatic life like river, sea water, lake is due to the oxygen gas of the air is dissolution in water, and some of the gases are also soluble in ethyl alcohol and benzene. That means हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी भी ज़्यादातर गैसेस होती हैं सभी की सभी वाटर में डिफरेंट एक्सटेंट में सॉल्युबल होती हैं। जैसे हम इस चीज़ का पता कैसे करते हैं, जो एक्वेटिक स्पेसीज होती हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं समुद्री पानी या लेक झील वगैरह में या नदिया के पानी में, तो इसमें क्या देखते हैं कि वो लोग जीवित कैसे रह सकते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं। तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के अंदर क्या होती है, डिजॉल्व होती होगी, तभी तो वो जीवित रहते होंगे। तो इसका मतलब है ज़्यादातर गैसेज जो होती हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट में वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ गैसेज ऐसी भी होती हैं जो इथाइल अल्कोहल या बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड की। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करने से पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। मैंने उस वाले में लिखा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ भी लिख सकते थे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बशर्ते वहाँ सॉल्यूट सॉलिड था और यहाँ सॉल्यूट गैस है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हेडिंग में अंतर रखा है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यहाँ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सॉल्यूट गैस है और वहाँ सॉल्यूट सॉलिड था। ठीक है, पर सॉल्वेंट तो यहाँ भी लिक्विड है वहाँ भी लिक्विड था। तो नेचर ऑफ गैस
एंड सॉल्वेंट। ध्यान रखना जो भी गैसेज होती हैं जो इजीली लिक्विफाई हो जाएं वो कैसी होंगी, मोर सॉल्युबल होंगी। दैट मीन्स इजीली लिक्विफेबल गैसेज आर मोर सॉल्युबल। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैसेज इजीली लिक्विफाई होती हैं। तो ध्यान रखना लिक्विफिकेशन और डिफ्यूजन दोनों में अंतर होता है। लिक्विफाई होना और डिफ्यूजन होने में दोनों में अंतर होता है। और एक बेहतरीन चीजें कभी कभी कंपटीशन पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होगी, ठीक है, या मोर सॉल्युबल होगी। या मोर सॉल्युबल वो होगी जो इजीली लिक्विफाई होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान रखना इजीली लिक्विफाई हर वो गैस होती है जिसका मोलर मास ज्यादा होता है। तो कंपैरिजन कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल CO2 इज मोर सॉल्युबल देन O2 एंड H2। तो O2 का मोलर मास कितना होता है 32 यूनिट, इसका कितना होता है 2, जबकि इसका कितना होता है CO2 का 44। तो मॉलिक्यूलर मास जो मोलर मास है वो किसका ज्यादा है, CO2 का। तो CO2 जो होगा मोलर मास ज्यादा है तो ये इजीली लिक्विफाई होगा, इसलिए ये मोर सॉल्युबल है, ठीक है, पहचान सकते हैं। और डिफ्यूजन में उल्टा होता है। डिफ्यूजन अगर कोई पूछे किसका ज्यादा होगा, कौन जल्दी डिफ्यूज होगा, तो ध्यान रखना जिसका मोलर मास कम होगा। समझ में आया? तो इजीली लिक्विफिकेशन गैस, इजीली लिक्विफेबल गैस आर मोर सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल CO2 आर मोर सॉल्युबल देन O2 एंड H2। मतलब CO2 का मोलर मास ज्यादा है इनकी अपेक्षा, इसलिए इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने कुछ गैसेज लिखी थी, गैसेज लाइक H2O2 N2, अभी सभी क्या है 2 32, ये कितना हो जाएगा 14 है ना यूनिट। तो अमाउंट जो होता है ये डिसॉल्व H2O में होंगी, पर किस में होंगी, स्मॉल एक्सटेंट में, मतलब कम होंगी सॉल्युबल। वेयर एज गैसेज लाइक HCl का देखें 36.5 44, अगर NH3 की बात करें 17। तो ये इनका मोलर मास इन सभी के मोलर मास से ज्यादा, इसलिए कैसी हो जाएंगी, इजीली लिक्विफाई होंगी, इसलिए ये मोर सॉल्युबल होंगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस चीज को समझें, गर्मियों में एरेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो आप लीजिए घर पे, एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अब आप क्या करें कि एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो फ्रिज से निकालिए कूलिंग की हुई, और एक को नॉर्मल टेम्परेचर में रूम पे कहीं भी रख दीजिए थोड़े समय के लिए, वो रूम टेम्परेचर पे जो एक ड्रिंक लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक, और एक आप कूलिंग वाली लीजिए, कोल्ड और हॉट दोनों की लीजिए। फिर उन दोनों को क्या करिए, उनके जो कॉर्क होते हैं उनको ओपन करिए। तो फिर देखिए कि कहाँ से, क्योंकि CO2 उस लिक्विड में प्रेजेंट होता है, तो CO2 कहाँ से बबल्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं। इसका मतलब है कि आप जब देखेंगे तो गौर से समझना कि जो कोल्ड वाली होगी उसमें CO2 मोर सॉल्युबल होगी, और जो हॉट वाली होगी उसमें CO2 लेस सॉल्युबल होगी। इसका मतलब क्या है, वहाँ बबल ज़्यादा बनेंगे हॉट वाले में, कोल्ड वाले में कम बनेंगे। कम बनने का मतलब है कि वहाँ पे सॉल्युबल अमाउंट ज़्यादा है CO2 का देन द हॉट। तो ध्यान रखना, ये घर पे करके देख सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अब कोल्ड से हॉट पे आए तो टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, लेस होगी। सीधी सी बात है, गैस जब हम डिजॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं, और इसमें हम लोग ले रहे हैं गैस को, तो गैस जब लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कराएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी, एवोपरेट होगी। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब यहाँ पे हम ध्यान दें, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये लुक लाइक का एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरीके से है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब वहां पे तो लिखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड में क्या लिखा था कि द प्रेशर हैज नो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बट यहां पे क्या लिख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर समझिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, वहां पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेस होते हैं, पर गैस तो कंप्रेस हो सकती है ना। तो गैस क्योंकि कंप्रेस करा सकते हैं हम लिक्विड के अंदर, इसलिए इस फैक्टर का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक छोटी सी चीज और यहीं से देखें, क्योंकि यहीं से जनरेट हुआ था एक लॉ जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, हेनरीज लॉ। तो इसी इफेक्ट ऑफ प्रेशर से वो जनरेट हुआ। कैसे आप देखें, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। इन 1803 वॉल्फ हेनरी proposed a law
in this law the effect of pressure on solubility of a gas in a liquid was studied. इस चीज को ध्यान दें, 1803 में वोल्फ हेनरी नामक साइंटिस्ट ने एक लॉ प्रपोज किया। इस लॉ के अंदर बताया गया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। तो अब यहां से 1803 में जब वोल्फ हेनरी ने प्रपोज किया लॉ, और ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड था, प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को इन्होंने स्टडी किया। अब ये हेनरी लॉ क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पे नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हेनरीज लॉ, लिमिटेशन हेनरीज लॉ की और इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ अगर लेंदी नहीं हुई तो वहां पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी के डिपेंडिंग फैक्टर कौन कौन है, सॉल्युबिलिटी के डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, कब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ये चीज़ देखी। और उसके साथ साथ हमने क्या देखा आपका कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, फिर हमने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, फिर हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, जिनके हमने फैक्टर्स पढ़े। ठीक है, तो आप इन चीज़ पे ध्यान दें, लिख के पढ़ें, नोट्स बनाते रहें, और विधिवत रूप से अगर आपके नोट्स बन रहे हैं तो पीछे का लगातार आप रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।